सब सभापति महोदय, शुरू कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पहले तो अपना समय कम करने के लिए। मुझे पार्टी ने कहा था 15 मिनट बोलने के लिए, नहीं, अब कम हो लेकिन गया। आपने कम कर दिया, तो आपको तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। मैं कम नहीं करता, वो आपके पार्टी करता है। अपने पूरे नहीं सॉरी, बोलने दीजिए उसको, आप बैठे, उनको बोलने दीजिए। मैं अपने पूरे संसदीय जीवन में विधानसभा में काम किया, लोकसभा में काम किया और अब राज्यसभा में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा बजट देखा हूँ पास होते हुए। इतना निस्तेज और निरुद्देश्य बजट मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ऐसे पिछले 2 साल कोरोना से पूरा देश संकट से जूझता रहा और ये बजट भी लगता है कोरोना ग्रस्त हो गया है। बजट को भी लकवा मारा हुआ लगता है। 2022, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था, और पहले भी हम लोग देखते रहे हैं, यूपीए 1 में मैं मंत्री था और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि अपने पहले बजट भाषण में चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे और उन्होंने 2-3 घोषणाएं की अपने बजट भाषण में कि हमारी सरकार रूरल क्रेडिट को दुगना करेगी, किसानों की एमएसपी को हम लोग दुगना करने का काम करेंगे, और अपने अंतिम बजट में रूरल क्रेडिट न केवल दुगना हुआ बल्कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिगुना करके देश को दिखाने का काम किया था। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पे इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जिसको देश ने देखा है, जब 3 बिल मोदी जी की सरकार ने लाई थी। उन लोगों का क्या मांग था? मांग था कि एमएसपी पर कानून बनाकर आप दें, कानून की गारंटी से एमएसपी ले आए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अभी जब 3 काला कानून वापस हुआ, वापस लेना पड़ा किसानों के दबाव के आगे, या 5 राज्यों के में जो चुनाव होने थे उसकी वजह से, या फिर जो परिणाम आए बाई इलेक्शंस के, उसमें जो हार हुई आपकी पार्टी की, उसके वजह से आपने कानून वापस लिया, लेकिन कोई कानून बना नहीं, किसानों को आश्वासन देने के बाद भी। और मैं जो देखा हूं, कृषि क्षेत्र की अगर बात करें इस बजट में, तो महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट आवंटन में भी कमी की गई है। एक और प्रधानमंत्री जी जहां हर भाषण में फसल बीमा योजना का हवाला देते हैं, फसल बीमा योजना में भी बजट आवंटन पिछले साल से लगभग 500 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। देश में एमएसपी को लेकर जो संशय की स्थिति थी, वो कमी तो नहीं दूर हुआ। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, मतलब एक तो परिपाटी बन गई, अब हर ये में एक प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाता है। हर जो भी नया स्कीम आता है सब में प्रधानमंत्री जी के नाम से लगता है, कोई बात नहीं। ये जो स्कीम था वो भी एमएसपी आधारित व्यवस्था का ही हिस्सा है, और पिछले साल इस स्कीम में एक्चुअल खर्च 400 करोड़ रुपया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस साल इसमें केवल 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इससे तो मुझे यही लगता है कि सरकार की मंशा पीएम आशा योजना बंद करने की है। इस बारे में जब वित्त मंत्री जी अपना उत्तर देंगी तो लगता है स्थिति इस पर स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, मनरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना थी यूपीए सरकार की। प्रायः सभी सहयोगी साथियों ने जब कभी अपना भाषण किया है
तो सबने चर्चा किया है कि उसमें भी कमी की गई, 95,000 करोड़ से 71-72,000 करोड़ रुपए आपने कर दिया। तो जो गांव में खास करके कोरोना काल में अगर गरीब लोग बचे रहे तो वो एक ढाल के रूप में गरीबों के लिए वो स्कीम खड़ी थी और उससे बहुत कुछ बचा रह गया। कोरोना में लोगों का टीका लगाने, ये लगता है कि यही सबसे बड़ा इस सरकार का प्रमुख अस्त्र है। अर्थव्यवस्था खराब है, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। लोगों का रोजगार गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में ठप हो गया। मैं अस्थाई समिति का सदस्य हूं, HRD कमेटी का, और उसमें जो मीटिंग्स होती है, जिस तरह का लर्निंग लॉस हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। और ई विद्या स्कीम सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए था कि इसमें जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, जितना इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई कभी न कभी आपके मेरे जिंदगी में वो फ्रॉड का हम सभी शिकार होते हैं, पूरा देश शिकार होता है, उस पर आप कुछ कहते नहीं, उसके लिए आप कोई कानून लाते नहीं। तो जिस तरह का ये बजट है, आम लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आम आदमी हताश है, निराश है। और जिन लोगों के लिए बजट है, प्रधानमंत्री जी के मित्रों के लिए कल ही कपिल सिब्बल साहब अपने भाषण में बताए कि 142 बिलियनियर का इनकम कितना बढ़ा, लेकिन इस पे सरकार का ध्यान नहीं है कि ये जो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, अंत्योदय अन्न योजना और BPL परिवार में जो लोग चले गए, उनके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? उनकी आमदनी कैसे बढ़े? मिडिल क्लास जो 3 करोड़ लोग नीचे चले आए, उनके लिए टैक्स में कोई रियायत क्यों नहीं? इस पे आपका बजट प्रायः चुप है। और आपके मित्र जब बोलते हैं उधर से, तो जो बात सूट करती है, कोई इंटरनेशनल ये में हम देख रहे थे कि अरुण सिंह जी जब अपना भाषण शुरू किए तो IMF के एक डायरेक्टर का हवाला देते हुए बजट का तारीफ करने लगे। लेकिन जब कोई और प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एजेंसी या अखबार कोई आलोचना करता है तो वो आपको प्रायोजित लगने लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट था। न्यूयॉर्क टाइम्स आपके बजट के बारे में कहता है कि लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी रेज्ड फ्रॉम बोरोइंग एंड टैक्सेस इंक्लूडिंग दोज ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स which have contributed to rising prices of food and essential commodities. Another major concern for economists is the government's attempts to keep its deficit in control by reducing the spending on social schemes and welfare. ये हकीकत है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कैसे करिएगा? ये डेफिसिट आएगा कहां से? कहने के लिए मेक इन इंडिया, लेकिन हो रहा है सब कुछ सेल इन इंडिया में जा रहा है। जो हमारे पुरखों ने संपत्ति अर्जित की थी आज़ादी के बाद, भिन्न भिन्न पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था, वो सारे हम लोगों के पुरखों की संपत्ति बेची जा रही है। और यही सबसे बड़ा आपका इनकम का स्रोत है। ईंड़ी उठा उठा के देखा मैं, प्रधानमंत्री जी उस दिन भाषण कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे। हाँ, एड़ी उठा उठा के देख नहीं रही थी सब। प्रधानमंत्री जी आप ही कभी बात करते हैं कि यहां डिबेट का स्तर ऊंचा उठना चाहिए।
अगर खड़गे साहब चंद सवाल खड़े करते हैं, आनंद शर्मा जी चंद सवाल खड़े करते हैं जो आम लोगों की समस्या है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, उस पर जवाब देने के बजाय आप कांग्रेस पार्टी को गाली देने लगते हैं। ये कहां का न्याय है? और ये देश किसानों का है। ये बात आप सबको समझने की जरूरत है। आज ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं होता, देश संकट से जूझ रहा था, देश में अनाज की कमी थी। उस समय तो आप हुकूमत में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थी। और इंदिरा जी के स्टेप से देश आत्मनिर्भर हुआ खाद्यान्न के मामले में। लेकिन आज मनोज जी ने ठीक कहा, आज गरीबों के थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है। वाइंड अप कीजिए। अरे आप तो इधर ही से गए हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं? वाइंड अप कीजिए। जो अच्छी बात है उसको सुनिए और उधर बताइए। आपका समय हो रहा है, नहीं तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। नहीं, आप आपके पार्टी के बाकी बिहार से आने वाला है आपका। अगर बाकी स्पीकर समय है करते हैं आपके लिए अलग बात है, अभी लेकिन अभी आपके पार्टी और दो स्पीकर और है, उनके लिए भी टाइम आपको बताना है। आप तो इंटरफेयर कर रहे हैं। आप ऊंचा कुर्सी पर बैठ के नीचे को देखिए थोड़ा सा तो। बोलिए, अब बोलिए, आप समाप्त कीजिए। मैं बिहार से आता हूँ। हाँ। बिहार में मैडम आपकी पार्टी सरकार में, मोदी जी चले गए, वो अच्छे नेता थे जब तक बिहार में थे, लेकिन वो भी बजट पर भाषण करते करते उनकी ऐसी स्थिति आपने कर दी कि वो बेचारे कवि बन गए और कविता कह के अभी बाहर है, मैं उनको सुनाने वाला था। बिहार पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में जाना जाता था। कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय भी, और अकेले जितना चीनी देश पैदा करता है उसका 27% चीनी बिहार पैदा करता था। अब आपके हुकूमत में 27% से 2% पर चला गया। वहां के समाजवादी मुख्यमंत्री, जिनको कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं वो अच्छे समाजवादी हैं, नीतीश कुमार जी, लेकिन उनकी बात भी कहां सुन रहे हैं आप? स्पेशल स्टेटस का दर्जा का मांग कर रहे थे। मैं बिहार विधानसभा में काम करता था तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जब राज्य का बंटवारा कर रहे थे, आदरणीय आडवाणी जी, वो पता नहीं अभी किस हालत में आप लोगों ने रखा उनको, उन्होंने कहा था कि बिहार को हम लोग हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। बिहार को हम लोग 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे। एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल गया। उस पैकेज का क्या हुआ? उस पैकेज का क्या हुआ? सभापति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। और पिछला विधानसभा के चुनाव के समय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए तो उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ का हम पैकेज बिहार को देंगे। वो उस पैकेज का क्या हुआ? एक छोटा सा घोषणा बेचारे नीतीश जी मांगते रह गए कि पटना विश्वविद्यालय को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। उस घोषणा का क्या हुआ? जिस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी गावा साहब आपके वहीं के हैं, 5-5, 6-6 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उस विश्वविद्यालय के हैं, और न जाने कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं। उस पर भी ध्यान आपका नहीं जाता है। हमको लगता है कि आप जवाब देंगी तो प्रधानमंत्री जी से पूछ के कम से कम वो घोषणा करवा दीजिए। और रोहतास इंडस्ट्री था, डोला बहन ने कल जूट इंडस्ट्री का बात किया, पूरा वो इलाका पूर्णिया कटिहार का पूरा शुगर मिल सारे बंद हैं। सारे औद्योगिक जो भी कांग्रेस की हुकूमत में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आया, सभापति महोदय, चाहे वो बोकारो का कारखाना हो, हटिया का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, बाढ़ में आया, मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर आया, लेकिन इस हुकूमत में क्या आया? बिहार को, बिहार के साथ क्यों ऐसा सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं? 40 सीट है लोकसभा का। आपकी जब सरकार बनी थी तो 40 में से 39 लोगों ने को जिता के भेज दिया आपको। अब हो गया आपका समय, आप समाप्त कीजिए। मैं दूसरा स्पीकर बुला रहा हूं। केवल कांग्रेस पार्टी जीती। मैं दूसरा स्पीकर बुला रहा हूं, आप समाप्त कीजिए। हो गया।
ठीक है, अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर और आधी बात कहने का अवसर आगे भी पाकर मौका फिर मिलेगा आपका आपको। धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।